चलो देखो, ध्यान दो। अब देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट, बेसिकली टर्म टू के अंदर ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है ना, लगभग लगभग मान के चलो ये 5 to 6 7 मार्क्स कवर करेगा चैप्टर, ठीक है ना। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मेरी बात फिर से समझना। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इनफ्लो और आउटफ्लो बता रहा है, किसका? कैश का और कैश इक्विवेलेंट का। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड इक्विवेलेंट? तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है विच इज सेम एज इक्वल टू कैश। से एग्जांपल समझो, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ये कैश इक्विवेलेंट है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर्ड होता है वो प्रिपेयर्ड होता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से बनता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के हिसाब से। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, ये बेसिकली ध्यान रखना, देयर आर टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो, वन इज नोन एज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड। तो वापस समझना, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दो मेथड से प्रिपेयर होता है, वन इज नोन एज डायरेक्ट, सेकंड इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो AS3 बताता है वो ये कहता है कि आपको जो प्रिस्क्राइब मेथड है वो कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है इनडायरेक्ट मेथड में, वो 3 हेड के अंदर बनता है। पहला हेड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मेरी बात फिर से ध्यान देना, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है दैट इज प्रिपेयर्ड अंडर 3 ब्रॉड हेड। वन इज नोन एज ऑपरेटिंग, सेकंड इज नोन एज इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज नोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, जब हम इन तीनों को कर देते हैं, जब ऑपरेटिंग का फाइनल टोटल, इन्वेस्टिंग का फाइनल टोटल और फाइनेंसिंग का फाइनल टोटल, जब इनको तीनों को जोड़ देते हैं तो आता है चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो क्या आता है? चेंजेस इन कैश एंड। मेरी बात फिर से ध्यान देना। देखो, एक चीज हमेशा समझना, जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की बात करेंगे ना, यहाँ पे कुछ आंसर नहीं होता है। यहाँ आंसर क्या होगा? चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका आंसर है। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है, अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं कैश फ्लो, हम इन्वेस्टिंग से कैश फ्लो निकालते हैं, हम फाइनेंसिंग से कैश फ्लो निकालते हैं। हम ऑपरेटिंग कितना पोर्शन हुआ, इन्वेस्टिंग कितना हुआ, फाइनेंसिंग कितना पोर्शन हुआ, इन तीनों से निकाल के जो ऐड करते हैं वो आता है चेंजेस। और इसमें क्या ऐड कर देते हैं? अगर हम कौन सा कैश, तो वो आपका आंसर किसके बराबर आ जाना चाहिए? क्लोजिंग कैश के बराबर आ जाना चाहिए। मतलब ये ध्यान रखना, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब आप चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, जब चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग कैश जोड़ दोगे, तो वो किसके बराबर आ जाना चाहिए? आंसर आपका क्लोजिंग कैश के बराबर आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये तो सबसे पहला कंसेप्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब ये ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, तो एक्टिविटी को जब हम लोग बात करते हैं, 3 ब्रॉड कैटेगरी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटी जो मेरी कोर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, जो मेरी कोर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को पढ़ाने से जो मान लो ट्यूशन की फीस आती है, वो प्योरली मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटी जो मेरी कोर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे समझना, मैंने कोई लैंड सेल किया, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। मैंने कोई लैंड मान लो परचेज किया, दिस इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अज्यूम करो मेरे को रेंट रिसीव हुआ। अब देखो, यहां एक चीज समझना, रेंट रिसीव हुआ, ये कौन सी एक्टिविटी है? बताओ, रेंट रिसीव कब होगा मेरे को? रेंट रिसीव कब होगा? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, देखो, रेंट पेड, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कौन सी एक्टिविटी में क्लासिफाई होंगे? बताओ, रेंट पेड कौन सी एक्टिविटी है? रूटीन एक्टिविटी, तो इट इज द ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव कब होगा? जब मैंने कोई जमीन खरीदी होगी, तो इट इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे किया, अब इंटरेस्ट कब पे करूंगा बताओ मैं? जब मैंने कहीं से पैसा रेज किया होगा, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट कब रिसीव होगा? जब कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा भाई, जब बैंक में FD करे इंटरेस्ट, तो ये कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
लैंड खरीदना कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। लैंड सेल करना अगेन इन्वेस्टिंग। शेयर परचेज करना, शेयर परचेज करना इन्वेस्टिंग। अब मैं कह रहा हूं शेयर इशू करना, फाइनेंसिंग। शेयर इशू करना कौन सी है? फाइनेंसिंग। डिबेंचर खरीदना, डिबेंचर खरीदना इन्वेस्टिंग। डिबेंचर इशू करना फाइनेंसिंग। आई बात समझ में? लोन लेना, लोन रेस्ड फाइनेंसिंग। लोन रीपे करना फाइनेंसिंग। डिबेंचर का रिडेम्पशन करना, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट कर देना, फाइनेंसिंग। कैश इन हैंड, कैश इक्विवेलेंट। कैश एट बैंक, कैश इक्विवेलेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये भी कैश इक्विवेलेंट। देखो यहां पर एक चीज समझना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें विच इज एज इक्वल टू कैश, जो कैश के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर ये ध्यान रखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है? जैसे मान लो बैंक बैलेंस है। अब बैंक बैलेंस क्या है मेरे लिए? इट इज अ कैश। बैंक बैलेंस क्या है? कैश इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब मैं तुमसे ऐसा पूछता हूं, मेरे को बताओ कैश इक्विवेलेंट का एक पॉइंटर समझ लो। कैश इक्विवेलेंट में एक और चीज ध्यान रखना, कोई भी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी विच हैव मैच्योरिटी पीरियड, जिसका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 3 मंथ्स का है, वो भी कैश इक्विवेलेंट में आएगा। मतलब अगर कोई भी सिक्योरिटी ऐसी है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने का है, वो भी कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश इक्विवेलेंट में क्या होगा? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक बैलेंस, ये कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है ना? कैश इन हैंड, ये कैश इक्विवेलेंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ कैश इक्विवेलेंट। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गई, करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ कैश इक्विवेलेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब एक बात बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसका मूवमेंट बताता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कैश इक्विवेलेंट मतलब वो सारी सिक्योरिटी विच इज एज इक्वल टू कैश। बैंक बैलेंस कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट। या कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी कितना है? मैक्सिमम 3 महीने, वो सब किस में जाएगा? कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है ना? उसके बाद ये ध्यान रखना, जब भी हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, इट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस हिसाब से बनता है? AS3 के हिसाब से। 3 हेड में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। पहला हेड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग, तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस की कोर एक्टिविटी, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है। इन्वेस्टिंग मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो मेरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है, पैसा आना, लैंड खरीदना, असेट बेचना, असेट खरीदना, वो सब इन्वेस्टिंग। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो मेरे ओनर के कैपिटल को चेंज करती है। डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग, डिविडेंड आना इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट रिसीव होना इन्वेस्टिंग, रेंट आना इन्वेस्टिंग, रेंट पे करना ऑपरेटिंग। रेंट पे करना कौन सी है? ऑपरेटिंग। बोलो यहां तक समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है। अब इस पैटर्न पे सबसे पहले एक तो हम TS ग्रेवाल बुक रेफर करेंगे। ग्रेवाल पे आ जाओ एक बार सब लोग। ग्रेवाल देना, एक बुक दे दो मेरे को। अब देखो जो हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं ग्रेवाल बुक के अंदर, आप आ जाओ पेज नंबर 5.93 पे आ जाओ। पेज नंबर 5.93 देखो, पढ़ो एक बार। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो मैं अज्यूम करता हूं आप सब लोगों को हो जाएगा ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? ठीक है। अच्छा, तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो वैसे हम लोगों ने क्लासेस में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, तो ये मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। डाउट हो तो मेरे को बता देना एक बार आप, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन तो हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक बात ध्यान रखना, जैसे हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट एक्टिविटी की, जिसको मैं कहता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ऑपरेटिंग को बनाने के दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पर्टिकुलर मेथड होते ही कौन से हैं? सिर्फ डायरेक्ट, वहां कोई इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता। अब अगर हम लोग सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो मैं ढंग से समझाता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनता है, ठीक है ना। देखो ये ध्यान रखना, जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं बाय यूजिंग, कभी हमको यूज नहीं करना है इन क्लास 12 स्टैंडर्ड। जब भी आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे बाय यूजिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपको कभी भी डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना है। आपको मेथड कौन सा यूज करना है? इनडायरेक्ट मेथड। मेथड कौन सा यूज करना है? अब इनडायरेक्ट मेथड में ये ध्यान रखना, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, इनडायरेक्ट मेथड में जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा? तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इनडायरेक्ट मेथड में जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो पहला जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें क्या होता है, मैं एक बार एक बेसिक फॉर्मेट पीएनएल का तुम्हारे सामने बनाता हूं, तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो आप ऐसा समझ, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मेट है दिस इज गिवन बाय कंपनीज एक्ट। ये जो फॉर्मेट है किसने गिवन है? तो आपको बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, जो पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनडायरेक्ट मेथड में बच्चों आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब यहां पर एक चीज समझना, मैंने आपको एक और वर्ड समझा रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये तो तीन कोर एक्टिविटी हो गई। एक और एक्टिविटी है चौथी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी है चौथी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? का मतलब है, ना इन्वेस्टिंग है और ना ही फाइनेंसिंग है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी मतलब ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नीदर ऑपरेटिंग नॉर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। वो ना तो ऑपरेटिंग में आती है, ना इन्वेस्टिंग में आती है, ना फाइनेंसिंग में आती है, वो कहलाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। जो एग्जांपल समझो, अब मान लो मैंने ऐसा बोला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ड्यू टू अर्थक्वेक डिजास्टर। अब अर्थक्वेक का डिजास्टर हुआ और उस कारण मान लो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, इंश्योरेंस क्लेम आया ड्यू टू अर्थक्वेक डिजास्टर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच एक्टिविटी? दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अच्छा मान लो वॉलेंट्री कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट लिया और मैंने वीआरएस का पैसा दिया, ये एक्टिविटी कौन सी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। आई बात? तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी एक्टिविटी विच इज नीदर ऑपरेटिंग नॉर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग, वो कौन सी में जाती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। यहां तक तो क्लियर है? अब है ना, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं पहले थोड़ा बहुत आइडिया है ना, बिल्कुल जीरो से नहीं है, बेसिक आइडिया होना चाहिए ना। अब जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, मैंने क्या बताया, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमेशा नेट बिफोर। अगर आप आज वाली क्लास में सिर्फ इतना भी सीख गए इस आइटम पे कैसे, तो काफी कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब क्या होता है समझना मेरी बात, जैसे मान लो हमने पीएनएल अकाउंट का मैं एक फॉर्मेट आपके सामने बना रहा हूं, मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब ये तो सबको ध्यान है, जब अपने, मैं अज्यूम कर रहा हूं पार्टनरशिप सबने पढ़ा है और सबको बेसिक चार्ज और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस पता है कि चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज मतलब क्या होता है? वो सारे पेमेंट जिनको पेमेंट करना कंपलसरी होता है, एप्रोप्रिएशन तभी करना है जब फर्म के पास प्रॉफिट हो। अब इसको ऐसे समझो, ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया पीएनएल अकाउंट का, ये एक सिंपल फॉर्मेट बनाया मैंने पीएनएल का। अब ये ध्यान रखना, मैं कैश फ्लो कौन सी एक्टिविटी से निकाल रहा हूं बच्चों? ऑपरेटिंग। मैंने क्या बताया, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये अपना क्या होना चाहिए? अब मैंने मान लो कुछ आइटम लिखे आपके सामने, मैंने इधर लिख दिया जैसे होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। मैंने इधर लिखा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर लिखा मैंने बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, और मैंने इधर लिख दिया सारे एक्सपेंडिचर, टू रेंट, टू इंटरेस्ट पेड, टू सैलरी, फिर लिखा टू डेप्रीशिएशन, फिर टू गुडविल
रिटर्न ऑफ, फिर मैं लिखा टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये मैं लिखा नेट प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ऐसे हमने बनाया अकाउंट, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको एक और अकाउंट बनाया, क्या नाम दिया उसको, P&L एप्रोप्रिएशन। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। यहां पे मैंने क्या लिखा, बाय P&L, ये वाला फिगर आया इधर। फिर इधर मैं लिखा कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, तो मान लो इधर इसने क्या किया होगा, कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया, इसने कुछ क्या पेमेंट किया। अच्छा से डिविडेंड है, बोलो डिविडेंड क्या है, चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है। चार्ज मतलब पेमेंट कंपलसरी है, और चार्ज मतलब पेमेंट कंपलसरी, अप्रोप्रिएशन तभी करना है जब फर्म के पास प्रॉफिट हो, तो डिविडेंड अप्रोप्रिएशन है, तो लिख दिया टू डिविडेंड। तो अब और यहां लिख दिया बाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, और मान लो कोई पेड, बैलेंस शीट में। बोलो ये बात में कुछ दिक्कत आई? सिंपल एक P&L फॉर्मेट बनाया मैंने, कुछ नहीं किया। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ये वाला फिगर कैसे निकालना है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं। हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालना है, मैं वो सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा, मैंने इधर एक और पॉइंट लिख दिया, बाय टैक्स रिफंड। कोई टैक्स का मान लो अपने को रिफंड आया, मैं सारे पॉइंट्स में कवर करता हुआ चल रहा हूं। अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो ये जो फाइनल फिगर आया, मान लो अज्यूम करो ये 50,000 था, ये सब लेस कट कटू के कितना आया, लास्ट फिगर आया मेरा 50,000। अब मेरे को एक बात बताओ, अज्यूम करो मैंने एक बैलेंस शीट देखी, ये बैलेंस शीट है, नॉर्मली आपको कंपनी के अंदर वर्टिकल फॉर्मेट लेगा, मैंने टी फॉर्मेट बैलेंस शीट बनाई, और तुमको यहां दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और इधर लिखा है ओपनिंग, इधर लिखा है क्लोजिंग। मान लो इधर लिखा है 1,00,000 रुपए, इधर कितना लिखा है, बताओ अपन ने साल में कितने रुपए कमाए, तो बताओ क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 1,50,000। एग्री करते हो? अब मेरा ओपनिंग फिगर 1,00,000 था, ये 50,000 इसमें क्लब हो गया 1,00,000 में, तो क्लोजिंग कितना आया, 1,50,000। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, तुम जो फिगर, अगर अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन यहाँ 50,000 से स्टार्ट करते हैं, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, और मान लो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हो रहा है, लेट से 50,000, तो मेरे को आप एक चीज बताओ, ये जो 50,000 है, ये नेट प्रॉफिट मैंने कहां से उठाया, फ्रॉम, ये जो 50,000 नेट प्रॉफिट कहां से उठाया बताओ मैंने, तो मतलब ये वो फिगर है जिसमें सब कुछ कट गया, मतलब ये वो फिगर है जिसमें सब कुछ निचोड़ चुके हम लोग। टैक्स का पैसा कट गया, रिजर्व कट गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया। हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो फिगर जो तुम बैलेंस शीट से ले रहे हो, अगर मान लो आपको ओपनिंग गिवन है 1,00,000, क्लोजिंग गिवन है 1,50,000, तो आप क्या बोलोगे, साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया। अब बताओ ये जो 50,000 है, इसमें आफ्टर डिविडेंड भी है, ये आफ्टर रिजर्व है, ये आफ्टर टैक्स, सब कुछ लेस हो गया ना इसमें से, तो बोलो यस और नो। तो ये 50,000 वो फिगर है जिसमें आप एक बात बताओ, ये भी चला गया, ये 50,000 वो फिगर है जिसमें क्या हुआ, एक तो ये चला गया, एक रिजर्व चला गया, एक डिविडेंड चला गया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम रिसीव हुई, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैंने पेमेंट किया, वीआरएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट है, और इंश्योरेंस क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसिप्ट हुआ। अब मैंने क्या बताया, जब भी अपन लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, अगर आप इसका फॉर्मेट देखो तो पेज नंबर देखो टीएस के अंदर, एक बार सब लोग टीएस में आओ, टीएस के अंदर कम टू पेज नंबर, आप एक बार फॉर्मेट पे नजर डाल दो सब लोग। कम टू पेज नंबर 5.57, सब लोग पेज नंबर 5.57 देखो। अब मेरे को एक बात बताओ, पेज नंबर 5.57 से फॉर्मेट देखो, अब फॉर्मेट में देखो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहला आइटम क्या नजर आ रहा है तुम लोगों को, नेट प्रॉफिट, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब आप बताओ, क्या मैं ये जो 50,000 बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स वाला फिगर है, इस क्वेश्चन में जो 50,000 का फिगर ये वाला है, इधर ध्यान दो पूरा, मैं ये अज्यूम करके पढ़ा रहा हूं, थोड़ा आता है,
वरना चैप्टर करेंगे 5 दिन तक कैश फ्लो चलता रहेगा, एग्जाम खत आ जाएंगे। तो ऐसे विचित्र शक्लें मत बनाना कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं एज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ कुछ पढ़ा हुआ है पहले कैश फ्लो। अब मेरे को बताओ, ये जो 50,000 रुपए है, ये बैलेंस शीट का आखिरी फिगर है ना? ये वो फिगर है जिसमें डिविडेंड भी लेस हो गया, ये वो फिगर जिसमें टैक्स भी लेस हो गया, ये वो फिगर है जिसमें अप्रोप्रिएशन भी हो गया। और मेरे को एक बात बताओ, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये चाहिए तो क्या 50,000 ये वाला फिगर है क्या? यस और नो? 50,000 ये वाला फिगर नहीं है, ये तो क्लियर है, बोलो। दिस इज नॉट 50,000, इज नॉट द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अगर मेरे को 50,000 का फिगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला नहीं है, 50,000 का फिगर अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला नहीं है, तो मेरे को क्लियर है कि ये, अगर मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, समझो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया और उसमें मैंने पहला फिगर लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर, और इसके लिए मैंने क्या बनाया वापस, वर्किंग नोट नंबर 1। तो ये ध्यान रखना, ये जो अमाउंट है, ये हमेशा कहां से निकलेगा? ये निकलेगा कहां से? वर्किंग नोट से। ये अमाउंट हमेशा कहां से निकलेगा? अब अगर मैं बनाता हूं वर्किंग नोट, तो मेरे को एक बात बताओ, वर्किंग नोट में मैं ऐसे लिखता हूं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, क्यों? क्योंकि मेरे को ये वाला फिगर इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरी बात समझे? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कौन सा पॉइंट है? अब बताओ, अगर ये वाला फिगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट है, सुनना ध्यान से, अगर ये वाला फिगर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बताओ मैंने जो बैलेंस शीट से फिगर उठाया, क्या वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या? नहीं है। इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ, अच्छा अगर बिफोर नेट प्रॉफिट, नाम पे ध्यान दो, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नाम पे ध्यान दो, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो मेरे को रिवर्स जाना पड़ेगा। और कितना रिवर्स जाना पड़ेगा? मेरे को यहां आके कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा ना? यही तो फिगर है बिफोर टैक्स। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गए, और बिफोर टैक्स मतलब ये वाली लाइन जो ब्लैक मार्कर से खींची है मैंने, मतलब मेरे को, और ये टैक्स रिफंड है, इसको भी ले लो इसमें, क्यों? टैक्स के पहले वाला फिगर चाहिए मेरे को, टैक्स का नामो निशान नहीं चाहिए। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट करोगे, तो आपको फिगर चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मेरे को एक बात बताओ, बिफोर टैक्स पे आने में जितने भी आइटम मिलते जा रहे हैं उन सबको हटाते जाएं। अब आप मेरे को एक बताओ, अगर आप इस 50,000 पे खड़े हो, इस 50,000 पे खड़े हो, ये वीआरएस क्या किया हमने बताओ, और ये इंश्योरेंस क्लेम क्या हुआ हमको, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो रिसिप्ट है इस कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा कि कम हुआ होगा? ये रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ उस कारण ये 50,000 बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? भाई अगर ये फिगर यहां नहीं होता तो 50,000 कम होता ना। तो ये मान लो 2,000 है, तो ये 2,000, ये 2,000 के कारण ये 50,000 बढ़ गया ना 2,000 से। अच्छा मान लो अगर ये 2 यहां नहीं होता तो 48 ही दिखता तुमको फिगर। अच्छा मान लो अगर ये फिगर 3,000 है, ये 3 यहां नहीं होता तो ये 3 और बढ़ा हुआ होता। मतलब ये मेरा रिसिप्ट है तो इसने इसको पुश किया होगा, और ये मेरा खर्चा है तो इसने कम किया होगा। अब मेरे को जब रिवर्स वर्किंग में जाना है, जब रिवर्स वर्किंग में जाना है, मेरे को रिवर्स यहां से मेरे को यहां पहुंचना है, समझना। क्योंकि कंपनी क्या बोलता है, आपको स्टार्ट यहां से करना है, बट यहां से आपको कहां पहुंचना है। तो जब आप रिवर्स वर्किंग करोगे तो बताओ, जिसको आपने लेस किया उसको तो क्या कर दें, ऐड, और जिसको ऐड कर दिया उसको क्या कर दें, लेस। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 50,000 मैंने लिखा, नेट प्रॉफिट मैं निकाल क्या रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, तो मैं लिखा नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, और वो कितना लिखा मैंने, नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट कितना लिखा मैंने, इसमें ऐड किया वो सारे आइटम जो लेस कर चुका हूं, तो मैं लिखता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड कर दो इफ डेबिट टू पी एंड एल। डेबिट मतलब अगर वो मैंने पेमेंट साइड लिखे हैं तो ऐड कर दूं, समझ में आई बात? इसी तरह मेरे को बताओ, डिविडेंड क्या हुआ, पे किया तो क्या करें, पहले लेस हो चुका है, अब क्या करें, तो अब क्या करूं, ऐड डिविडेंड कोई भी हो,
वो इंटरिम हो फाइनल हो, एक बार अपन क्या करते हैं उसको ऐड। खैर डिविडेंड का ट्रीटमेंट में आगे बताऊंगा क्या होता है, एक बार तो मैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे निकालूं? नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। क्या ऐड कर दूं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर क्या हो चुका है वो डेबिट हो गया तो ऐड करूं। डिविडेंड अगर इंटरिम या फाइनल है, फाइनल डिविडेंड ट्रीटमेंट क्या होता है आगे बताऊंगा, बट डिविडेंड ऐड करना है अपने को। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ भी ट्रांसफर टू रिजर्व है, क्योंकि देखो टैक्स के बाद जो भी आइटम है रिवर्स जाने पे टैक्स तक पहुंचना है हमको। ये तुमको ध्यान होना चाहिए कि डेप्रीशिएशन टैक्स के पहले, गुडविल टैक्स के पहले, टैक्स के बाद कौन कौन सा आइटम है? रिजर्व टैक्स के बाद होता है हमेशा, डिविडेंड टैक्स के बाद है, एक्स्ट्रा आइटम टैक्स के बाद है। तो वो पीछे रिवर्स वर्किंग में अपने को ऐड करने हैं, और ये जो मैं आइटम बता रहा हूं दिखेंगे क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा तुमको। तो बताओ रिजर्व क्या करना चाहिए हमको? तो अब इसमें क्या करूं, वापस और क्या ऐड कर दूं? वो ऐड कर दूं। अब बताओ अगर मैंने ऐसे किया, ध्यान से समझना, वीआरएस ऐड कर दिया, डिविडेंड ऐड कर दिया, रिजर्व ऐड कर दिया, तो मैं इस पॉइंट पे आए खड़ा हो गया। और अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पीएनएल में क्या हो गया तो उसको लेस कर दूं, क्योंकि वो पहले बढ़ा चुका है ना, तो लेस क्या कर देता हूं, इफ क्रेडिट टू पीएनएल, अगर इनकम है तो लेस कर दो। बोलो यहां तक समझ में आया? एनी डाउट? अब अगर हम और ऊपर जाते हैं, तो और ऊपर मेरे को जाना कहां है? देखो कहां तक जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट में बिफोर टैक्स एंड। तो अब क्या करूं, ऐड और क्या कर दूं इसमें, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दूं। और क्या ऐड कर दूं, प्रोविजन फॉर टैक्स। और मान लो कोई टैक्स का रिफंड आया तो वो लेस हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये 50,000 का फिगर था और रिफंड 3,000 था, पर ये 50,000 था और रिफंड कितने का था, तो नेट 47 ही ऐड करूं। नेट कितना ऐड करूं, 47। तो ऐड क्या कर दूं, प्रोविजन फॉर टैक्स, मैं ब्रैकेट में क्या लिखता हूं, नेट ऑफ। तो ये फिगर मेरा कौन सा आएगा, ये आएगा नेट प्रॉफिट। ये वापस समझ लेना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप जब भी प्रिपेयर करोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ऑपरेटिंग में तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर आप फिगर बैलेंस शीट से उठा रहे हो तो बैलेंस शीट में फिगर आखिरी का आता है जिसमें चार्ज, एप्रोप्रिएशन सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो अगर अपने को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है बच्चों, तो पहले हमको क्या क्या करना पड़ेगा, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेस कर दिया तो ऐड करो, डिविडेंड ऐड करो, रिजर्व में ट्रांसफर है ऐड करो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेडिट हो गया लेस करो, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करो, रिफंड है तो लेस करो। ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये सब वर्किंग जब आप कर लोगे तो आपके सामने फिगर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मतलब ये जो भी कहानी मैंने आपको बताई ये सब आपको कहां पे करनी है, ये करनी है आपको वर्किंग नोट के अंदर। ये सब कहानी कहां पे करनी है आपको, वर्किंग नोट के अंदर। बोलो वापस से समझाऊं, क्लियर है? तो मेरे को एक बात बताओ, वापस से रिपीट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऐड करना है क्या? इंटरेस्ट तो टैक्स के पहले, हमको टैक्स तक ही जाना है। आप समझो दो लोग हैं, एक तो टैक्स के उधर के लोग, एक टैक्स के पीछे वाले लोग। हमको टैक्स के जो पीछे वाले लोग हैं उनको प्लस प्लस करते हो जाना है, टैक्स के उधर के लोग हैं उनको एडजस्टमेंट करना ही नहीं हमको। समझे बात को? तो जब स्टार्टिंग करेंगे हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिट है तो ऐड करो, डिविडेंड ऐड करो, रिजर्व ऐड करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट हो गया लेस करो, डेबिट हो गया ऐड करो। ठीक है, टैक्स है तो ऐड करो, तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, एनी डाउट? अब एक बार हम लोग पहले इस पैटर्न के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे वाला कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है ना? तो एक बार कम टू पेज नंबर, पेज नंबर ओपन करो एक बार बुक में। अच्छा एक बार है ना, ये सब क्वेश्चन जो है ना, इलस्ट्रेशन नंबर जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं टिल इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये होमवर्क जरूर कर लेना एक बार। कल आओ तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 तक होमवर्क पक्का करके आना,
बिना करे मत आ जाना ना, ये सोचना बाद एग्जाम है, ऐसे मत आ जाना हमने किए नहीं वो नहीं किए, ठीक है ना। यूं आओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अभी आखिरी है वापस, अब वापस नहीं पढ़ूंगा मैं ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे इलस्ट्रेशन करके आना, जिसमें तुमको एक्टिविटी दिखेगी, कौन सी एक्टिविटी डाउट हो मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 13 तक करोगे एक तो। अब आओ एक बार तो पेज नंबर, मैं आपको नेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना सिखा रहा हूं। कम टू पेज नंबर इलस्ट्रेशन 21 पे आओ, पेज नंबर 5.21, पेज नंबर 5. इलस्ट्रेशन नंबर एक बार 20 देख लो, इलस्ट्रेशन 20 देखो, पेज नंबर 5.21 पे इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे नजर डालो एक बार। पेज नंबर 5.21 पे इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखो एक बार। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है हमको। देखो, आपको पीएनएल का ओपनिंग फिगर कितना गिवन है 50 और क्लोजिंग कितना गिवन है। अब इधर ध्यान देना, देखो मैं सबसे पहले लिखता हूं, ये जो ओपनिंग क्लोजिंग है बैलेंस शीट का फिगर है, तो मैं लिखता हूं नेट प्रॉफिट एज पर 118 माइनस कितना है बताओ, 50 और 68,000। ये तो क्लियर है। अब मेरे को जानना का है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के पहले। अब आपको सिर्फ आइडेंटिफाई होना चाहिए क्या चीज है, डिविडेंड पेड। अब बताओ डिविडेंड पेड ऐड करना है नहीं करना है, डिविडेंड क्या एडजस्टमेंट करना है नहीं करना है, करना है तो ऐड कर देता हूं। कितना, अच्छा इंटरेस्ट होता तो ऐड करना है क्या, नहीं इंटरेस्ट ऐड करना है ना। आगे बढ़ो, इंटरिम डिविडेंड करना है, डिविडेंड कुछ भी हो, डिविडेंड तो ऐड। डिविडेंड का कंसेप्ट मैं आगे समझाऊंगा, इसलिए अभी परेशान मत होना, सिर्फ अभी इतना समझो डिविडेंड ऐड करना है। कितना इंटरिम डिविडेंड ऐड करो। रिजर्व में ट्रांसफर ऐड करना है नहीं करना है, बताया था ना रिजर्व में ट्रांसफर, तो ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है, कितना बताओ 50,000, उसको ऐड कर दिया। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000 और रिफंड कितना आया 1500। तो मैंने बताया था ना अपने को क्या करना है, हमेशा नेट ऑफ रिफंड करना है। प्रोविजन है और रिफंड कितना आया 15, तो रिफंड क्यों लेस करेगा, रिफंड कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ऐड कर देता हूं क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स और ब्रैकेट में नेट ऑफ रिफंड, तो कितना है नेट ऑफ रिफंड 75,000 माइनस 1500 73,500। बोलो समझ में आया। फिर आगे देखो, लॉस ऑफ इन्वेंटरी फायर और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर अबव लॉस। अब इन्वेंट्री का लॉस हुआ ड्यू टू फायर, बताओ इन्वेंट्री का लॉस हुआ ड्यू टू फायर, ध्यान से समझना क्या गिवन है, पढ़ो। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर 1 लाख और इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला उस लॉस के लिए 50,000। अब मेरे को एक बात बताओ, जो लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर है वो कौन सी एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा भाई वो कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी। तो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो क्या करूं, उसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा रखा होगा, उसको क्या करूं माइनस करूं, तो ऐड कर देता हूं। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है, तो 1 लाख तो ऐड कर दिया, और जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो प्रॉफिट को बढ़ा चुका होगा, तो वो क्या करूं मैं, तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बोलो समझ में आई बात, क्लियर है बिल्कुल। एक क्वेश्चन और करते हैं, अगला इलस्ट्रेशन 21 देखो। 21 भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, होमवर्क कर लेना, बिल्कुल सेम पैटर्न है 21, सिर्फ इसमें एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये भी ऑपरेटिंग, देखो तुमको जब आइडिया नहीं लगे तीनों एक्टिविटी, तो इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब बिजनेस फॉर्मेशन के पहले का खर्चा, नाम बता रहा है प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी मतलब बिजनेस फॉर्म हाउस के पहले का खर्चा, तो इट इज अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसको भी क्या करना है अपने को, ऐड, तो सिंपल ऐड कर दिया अपन ने, बाकी सब सेम है। बोलो समझ में आया, यहां तक कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। अब इस पैटर्न पे आप लोगों को क्या करना है,
अनसॉल्व क्वेश्चन में बताता हूं, वो भी देख लेना, तुमको बिल्कुल समझ आ जाएगा अच्छे से, बट कर जरूर लेना। तो अब ध्यान देंगे इस पैटर्न पे, अनसॉल्व कौन कौन से कर सकते हो। एक तो अनसॉल्व क्वेश्चन 8th और 9th, ये होमवर्क कर सकते हो। पेज नंबर 5.95 पेज नंबर 5.95 पे अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 8th और 9th, ये होमवर्क कर लेना, कर जरूर लेना। समझे बात को? बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं बाय यूजिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब मैंने देखो सबसे टेक्निकल ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तो बहुत इजी है, ऑपरेटिंग अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाए कैश फ्लो का। अब जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग में मैंने आपको अभी बताया अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंड, और आप खड़े कहां होंगे हमेशा? नेट प्रॉफिट एज पर। आप यहां पर हो, इस पॉइंट पे अपन खड़े हुए हैं, हम पहला स्टेप हमारा ये हुआ, हमको यहां पहुंचना है। दिस इज योर जीरो स्टेप, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ऑपरेटिंग के अंदर, ये पहला पड़ाव है अपना। ठीक है, यहां से यहां तक मैंने आपको जाना सिखा दिया एक बार। अब बताओ यहां से यहां वाला जो है रास्ता, क्या ये मेन क्वेश्चन का पार्ट बनेगा या वर्किंग नोट का पार्ट होगा? ये वाला जो रास्ता है, ये मेन क्वेश्चन का पार्ट है कि वर्किंग नोट का पार्ट है? वर्किंग नोट का। कहां का है? वर्किंग नोट। अब इसके बाद जो अगला पड़ाव है अपना, मतलब आपने स्टार्ट किया यहां से, अब जो अपना अगला पॉइंट है वो क्या है समझना। अब मैं आ चुका हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, मैंने यहां लिख दिया नेट प्रॉफिट और यहां मैं लिखा वर्किंग नोट नंबर 1। अब जो अगला मेरा पड़ाव है उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मेरी बात ध्यान से समझना। पहला स्टेप, जीरो स्टेप तो था नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, जीरो से स्टार्ट हुआ इनिशियल, यहां पे आए, ये वर्किंग नोट में आया, मतलब ये पूरी कैलकुलेशन अपने को कहां बतानी है? वर्किंग नोट में। अब अगला हमारा स्टेप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब कहां पे पहुंचना है हमको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, बोलो, बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब यहां से यहां पहुंचने में क्या करेंगे समझना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बीच में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, किस किस का? तो एडजस्टमेंट करते हैं एक तो नॉन कैश आइटम का, क्योंकि उनमें कोई कैश का फ्लो नहीं होता है। भाई नॉन कैश ने क्या कर रखा है? मेरा प्रॉफिट कम कर, कैश को कम नहीं कर रखा है। नॉन कैश में क्या क्या आएगा समझना। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रॉफिट तो कम कर दिया, कैश कम नहीं किया। अगला सबसे बड़ा नॉन कैश, डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग ईयर। अभी अकाउंट बनाने आने, प्लांट मशीनरी अकाउंट, वहां से निकलेंगे डेप्रीशिएशन के फिगर। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ, ये जनरली तुमको 3 आइटम दिखेंगे, या कोई भी इंटेंजिबल एसेट, और भी हो सकता है पेटेंट राइट ऑफ, कोई भी इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ किया। अब जैसे मान लो आपने क्वेश्चन देखा, गुडविल ओपनिंग दिख रहा है 1 लाख और क्लोजिंग दिख रहा है 90,000, सर गुडविल राइट ऑफ की, सर गुडविल क्या करी आपने? राइट ऑफ। बिल्डिंग ओपनिंग दिख रहा है 2, इसका डेप्रीशिएशन लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा भी हो सकता है बिल्डिंग पे कोई लॉस हो, इन्फॉर्मेशन गिवन हो, वो डिपेंड करेगा बिल्डिंग अकाउंट बना करके, बट कुछ भी नहीं गिवन तो बिल्डिंग डेप्रीशिएशन लगा है। तो ध्यान रखना, जब अपन लोग आ गए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे, अब अगर मेरे को यहां से जाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, तो मेरे को सबसे पहले
पड़ेगा सारे के सारे जो मैंने अभी आपको बताया नॉन कैश आइटम। अब तुम इसका लॉजिक भी समझो। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस था अपना, अपन यहां तक तो आ गए, अपन यहां तक तो आ चुके थे ना, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक तो आ गए थे वर्किंग नोट बना करके। अब मेरे को एक बात बताओ, डेप्रीशिएशन गुडविल ये टैक्स के उधर वाले आइटम है जो टैक्स में अलाउड होते हैं, बट इनने मैंने कैश को कम किया क्या, बट प्रॉफिट तो कम कर दिया और मैं कैश का फ्लो निकाल रहा हूं, तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यस और नो। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी लोग नॉन कैश आइटम की बात करते हैं, डेप्रीशिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, कोई भी लॉस है उसको ऐड करेंगे हम लोग। यहां तक समझ आया? अब क्योंकि कैश फ्लो निकाल रहा हूं कौन सी एक्टिविटी का, क्योंकि मैं कैश फ्लो निकाल रहा हूं कौन सी एक्टिविटी का, तो मेरे को प्योरली ऑपरेटिंग चाहिए। बट पीएनएल तो ऐसा करे जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सबके जाते हैं चीजें, तो ऐसी कोई चीज है जो पीएनएल के अंदर लेस हो गई है और ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है, जैसे मान लो इंटरेस्ट पे किया। अब मेरे को एक चीज सोच करके बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन रही है, इन्वेस्टिंग बन रही है, फाइनेंसिंग बन रही है, इंटरेस्ट पे किया, बताओ वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, बोलो। इधर जाना चाहिए। इंटरेस्ट पे आप बोलोगे सर वो इधर से लेस होना चाहिए, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट पेड आप चेक करो, अपन ने जो प्रॉफिट लिया, ये प्रॉफिट, ये वाला जो फिगर है 50,000 तो दिख रहे हैं तुमको, देखो इसमें इंटरेस्ट लेस हो चुका है ना, यस और नो। मतलब अगर आप अभी यहां भी खड़े हो, इस पॉइंट पे भी खड़े हो, अगर आप इस पॉइंट पे भी खड़े हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें इंटरेस्ट हो चुका है ना, और आपको इंटरेस्ट लेस कहां करना चाहिए था, बताओ, लेस कहां करना चाहिए था आपको? तो एक ही चीज को दो जगह लेस कर सकते हैं क्या? एक ही 5 मिनट, एक ही चीज को दो जगह लेस कर दें क्या? नहीं। क्यों? अब मेरे को बताओ, इंटरेस्ट एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है भाई, इंटरेस्ट कौन सा एक्सपेंस हुआ? तो आप बोलोगे सर यहां तो क्या कर देना चाहिए अपने को, ऐड कर देना चाहिए, क्यों? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना वो, मेरी बात समझे आप? और लेस कहां कर देना चाहिए? गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, रेंट पे करना ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? वो तो ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट पे किया नॉन ऑपरेटिंग है तो ऐड करें। मान लो मैंने कोई जमीन बेची और जमीन को बेचने में ब्रोकरेज दिया, मैंने कोई जमीन बेची और उसको बेचने पे क्या पे किया, मान लो जमीन बेची 5 लाख की और जिस ब्रोकर के थ्रू बेची वो बोलता है 5,000 मेरा कमीशन है। अब बताओ 5 लाख की जमीन बेचना कौन सी एक्टिविटी है? तो ब्रोकरेज पे करना भी इन्वेस्टिंग, लेकिन आप जिस प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो वहां ब्रोकरेज तो लेस हो चुका है, वो रेवेन्यू आइटम मानते हुए। तो क्या करना चाहिए, आप एक बात बताओ, यहां तो क्या कर देना चाहिए और यहां से लेस करना चाहिए। तो अब ये ध्यान रखना, जब भी लोग यहां से जाएंगे पहला आइटम ऐड कौन सा करना है, अगला ऐड कौन सा करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो रूटीन ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, जो किसी और एड में जाके लेस होना चाहिए था और हो यहां गया है, तो क्या कर देना चाहिए, यहां पे ऐड कर देना चाहिए। आई बात समझ में? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपने यहां पर एक आइटम देखा था क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट रिसीव। अब इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटी बताओ, अभी मैंने बताया इंटरेस्ट आना कौन सी एक्टिविटी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। तो आप एक बात बताओ, इंटरेस्ट प्रॉफिट, करंट वाला प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा ना, और आपने अभी तक उसको एक्सक्लूड नहीं किया है, तो आप एक बात बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड आप देखा जाए तो लिखोगे कहां पर, यहां लिखोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, आप यहां लिखोगे इंटरेस्ट रिसीव, यस और नो। तो जब आप बताओ इन चीजों को आप इन्वेस्टिंग के अंदर लिखोगे तो इस वाले हटा देना चाहिए ना,
ये कहलाती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये क्या कहलाती है? तो हम यहां से और क्या लेस कर दें? नॉन ऑपरेटिंग, इसको लेस कर दें। ठीक है, 5 मिनट। समझ में आया? तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से स्टार्ट किया, ऐड क्या किया? ऐड क्या किया? और लेस क्या किया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, वो सारी इनकम जो ऑपरेटिंग नहीं है। अच्छा बताओ, सेल मैंने कमीशन रिसीव हुआ, तो वो तो ऑपरेटिंग इनकम है, तो वो लेस मत कर देना। प्योरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम यहां से करनी पड़ेगी। तो ये एडजस्टमेंट जब हम कर देंगे तो हम कौन से फिगर पे आगे खड़े हो जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और एक बार यहां आ गए तो मान लो 30-40% क्वेश्चन पूरा हो गया अपना। बोलो, यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? तो बताओ, आज हमने जो डिस्कशन किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा हमेशा? लेकिन बताओ, पीएनएल में आपको बैलेंस शीट में ये फिगर डायरेक्ट मिलेगा क्या? नहीं, अपने स्टार्ट करेंगे जीरो से। जीरो वाला फिगर कौन सा है? नेट प्रॉफिट एज पर। बताओ क्या क्या एडजस्ट करें उसमें, बोलो फटाफट बोलेंगे। रिजर्व, डिविडेंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर डेबिट हो गया तो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर क्रेडिट हो गया तो। समझ में आया? अच्छा, और ऐड कर दें टैक्स, नेट ऑफ रिफंड। ये क्या आएगा मेरा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड। अब बताओ, यहां से मेरे को अगले फिगर किस पे जाना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? नॉन, क्या लेस कर देंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन कैश में क्या आ गया? गुडविल, रिटर्न ऑफ, डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी आ सकता है, लॉस ऑन सेल, दोनों में क्लास, नॉन कैश भी है नॉन ऑपरेटिंग भी है ना। अच्छा, इंटरेस्ट पे करना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डिविडेंड पे करना तो ऑलरेडी कर चुके हम लोग। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट यहां भी क्लासिफाई कर सकते हो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, वो यहां से क्या कर देंगे? लेस कर, क्योंकि वो जाएगा इन्वेस्टिंग के अंदर। तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बोलो, यहां समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? ठीक। अब यहां समझने के बाद पेज नंबर 5.23 पे एक थ्योरी गिवन है। पेज नंबर 5.23 पे एक थ्योरी गिवन है, स्टेप नंबर 2। इसको पूरा अच्छे से रीड करके आओगे। पेज नंबर 5.23 पे एक थ्योरी गिवन है, इसको अच्छे से रीड करके आओगे और इलस्ट्रेशन नंबर 22 होमवर्क करके आओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 22 होमवर्क करके आओगे, है ना? बस आज यहीं तक करते हैं, फिर कल करेंगे अब कंटिन्यू, ठीक है? कल इसके आगे कराऊंगा मैं, ठीक है ना? नंबर 22 ये होमवर्क करके आओगे, ठीक है? इतना पढ़ के आना, पेज नंबर 5.23 की थ्योरी, ये काम करके आना, फिर कल करते हैं हम लोग कंटिन्यू, ठीक है? कल वहां, हाँ, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।